subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फीचर ऑफ चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चाइना के बारे में मैं और बहुत सारा तथ्य देना चाहता हूं ताकि वो आपको एग्ज़ाम के दौरान अपने एग्जामिनेशन पेपर लिखने में मदद कर पाए। फ्रेंड, चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। चाइना का ऑफिशियल नाम है पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PRC भी बोलते हैं, जो कि हमें ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। चाइना का कैपिटल है बीजिंग और उसका सबसे बड़ा शहर है शंघाई। चाइना में एकमात्र पार्टी हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और जो करेंसी चाइना में प्रिवेल होता है उसको बोलते हैं रुमेनबी व यान बोला जाता है। अभी वर्तमान चाइना के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। उनको लेकर एक खबर चर्चा में आया था कि वो लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट के रूप में चाइना में घोषित कर दिया गया है। वो अपने जीवन काल तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। चाइना ने अपने आप को रिपब्लिक 1 अक्टूबर 1949 को किया था। उस दिन उनका इंडिपेंडेंस डे के रूप में भी माना जाता है। फ्रेंड, दुनिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट है चाइनीज़ पार्लियामेंट, जिसका नाम है NPC, नेशनल पीपुल कांग्रेस। जैसे इंडिया में हम संसद बोलते हैं, वहाँ पर NPC बोला जाता है। वहाँ पर कुल 2980 मेंबर चुनकर जाते हैं, तो लगभग हम बोल सकते हैं कि 3000 मेंबर वहाँ पर चुनकर जाते हैं। चाइना में कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार रिवाइज हुआ था, जो कि 1954 से लेकर 1975 तक, 1975 से लेकर 1978 तक, और आखिर में 1982 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हो गया था, और उसको ही हम एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, जहां पर हमें 138 आर्टिकल्स देखने को मिलता है। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे 18 साइलेंट फीचर ऑफ चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि 1982 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही आधारित होगा। क्योंकि फ्रेंड, हम जानते हैं कि 1982 कॉन्स्टिट्यूशन उनका फाइनल संविधान था व फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था। उसके मुताबिक ही उनके संविधान में बहुत सारे चीज़ों को अडॉप्ट किया गया था। अगर हम फ्रेंड बात करें, चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर जो होगा मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओइज्म के ऊपर ही आधारित होगा। क्योंकि अगर हम बात करें, जो चाइना एज ए स्टेट जो बना था वो इन 3 प्रिंसिपल को लेकर ही बना था। अगर हम बात करें, उसमें मार्क्सिज्म का आइडियोलॉजी भी देखने को मिलता है, लेनिज्म का आइडियोलॉजी भी मिलता है, और माओइज्म जो कि उनके फाउंडिंग फादर हैं उनके भी आइडियोलॉजी हमें देखने को मिलता है। अगर एक प्रकार से देखें, आज जो चाइना है वो रशिया के जो रिवॉल्यूशन से बहुत ही अनुप्रेरित था, बहुत ही मोटिवेट था। सेकेंड फीचर जो है प्रेम्बुल ऑफ 1982 कॉन्स्टिट्यूशन। इस वीडियो पर हम पता लगाएंगे कि उन 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सब विशेषताएं था जिसके कारण प्रेम्बुल ऑफ 1982 कॉन्स्टिट्यूशन इतना महत्व उनके कंट्री के गठन में रखता है। अगर हम बात करें 1982 कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सोशलिस्ट स्टेट के बारे में बताता है, जहां पर पीपुल वेलफेयर को ज़्यादा इन्होंने प्रायोरिटी दिया था। उनका और एक फीचर्स जो कि है एक सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अपने समाज को, अपने समाज में रहने वाले लोगों को इम्पोर्टेंस देना। तो चाइना ने ये बेसिक प्रिंसिपल को अपने संविधान में जगह दिया था, जहां पर वो चाहते थे कि कैसे लोग अपने सोशल लाइफ को और बेहतर बना पाएँ और एक अच्छा जीवन यापन कैसे जी पाएँ, उसको ज़्यादा उन्होंने वैल्यू दिया था। वैसे और एक फीचर्स के बारे में बात करें जो उनका था, फेथ इन पंसिल एंड ओपोजिशन टू इंपेरियलिज्म। अगर हम बात करें, वो पंसिल के जो नीति था उसके ऊपर वो ज़्यादा प्रभावित थे। वो पंसिल नीति के आधार पर दूसरे देशों के साथ संबंध भी रखते थे, और साथ ही साथ यहाँ पर वो इंपेरियलिज्म व मोनार्चिकल रूल को वो यहाँ पर अपोज करते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी राजा आकर उनके देश को शासित करे। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक विशेषता था, वो रिटेन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर हम चाइना के संविधान को देखें तो टोटल यहाँ पर उसको 4 बार रिवाइज किया गया था ताकि हमें एक अच्छा से अच्छा संविधान मिल पाए बोलकर चाइना में उसको 4 बार रिवाइज हुआ था, जो कि 1954 से लेकर 1975, 1982 तक यहाँ पर बहुत बार उसको रिविजन के बाद ही उसको एक स्वीकृति मिला और वो संविधान के रूप में चाइना में लागू हुआ था। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर जो था कंटिन्यूड फेथ इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म, माओइज्म बट विथ ए न्यू अप्रोच। अगर हम बात करें 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वहाँ पर मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओइज्म के फिलोसफी व थॉट को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो भी उनका विचारधारा है वो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रांसमिट हुआ है। बट
At the same time, it indirectly admits some past mistakes when it seeks to right the wrong that result from the cultural revolution of 1960। अगर हम बात करें तो 1960 में जो घटना घटित हुआ था, जो कि कल्चरल रिवोल्यूशन के रूप में उभरा था, वो सब घटना को भी यहाँ पर वो इनडायरेक्टली एडमिट किए हैं और वो सब मिस्टेक को भी वहाँ पर ये सुधारने की कोशिश किए हैं। It advocates the needs to maintain the process of streamlining and strengthening the institution framework that had been initiated in the post-Mao year. Retreat from the Cultural Revolution was presented in soft way and new political norm and principle were incorporated। तो जनरली वो जो सबक उनको कल्चरल रिवोल्यूशन से मिला था वो पुनर्बार उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। वो कैसे एक समाज का निर्माण हो पाए अच्छे से, कैसे एक समाज अच्छे से फंक्शन कर पाए, उसके ऊपर ज़्यादा गुरुत्व देने के लिए यहाँ पर वो बात किए हैं, जहां पर उसके फ्रेमवर्क को एक ऐसे हिसाब से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि उनका जो फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रॉपर वे में हो पाए। ए न्यू फेथ इन डिसेंट्रलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी हैज़ बीन एक्सप्रेस। अगर हम फ्रेंड बात करें जो न्यू अप्रोच में उन्होंने दो चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया था, एक था डिसेंट्रलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन और लिबरलाइजेशन से क्या होगा कि उनका देश आगे बढ़ेगा, लिबरलाइजेशन से क्या होगा, एक मार्केट इकोनॉमी क्रिएट होगा, जिसका थ्योरी डेन जिनपिंग ने दिया था। वो सोचते थे कि मार्केट इकोनॉमी के थ्रू ही चाइना प्रोग्रेस कर सकता है, चाइना में अपलिफ्टमेंट आ सकता है। इसका मूल लक्ष्य ये था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ द सिस्टम इन द न्यू एनवायरनमेंट। नया परिवेश को देखते हुए हमें मॉडर्नाइजेशन को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ सकता है, ये उनका मानना था। In his report to the National People Congress at the time of the deliberation held on the draft of new constitution, the vice chairman of the constitutional revision committee observed that new constitution, some of the historical experiments of Chinese socialist development, reflect the common will and fundamental interest of all nationalists in the country, conform to the situation in China and meet the need of socialist modernization। अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो कि वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिवीजन कमेटी के द्वारा जारी किया गया था, जहाँ पर वो सोशलिस्ट फिलोसॉफी को, सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सोशलिस्ट मॉडर्नाइजेशन के थ्रू उनके सोसाइटी में क्या सब होगा। नाउ चाइना स्टैंड फॉर थ्री रिप्रेजेंट मार्क्सिज्म, लेनिज्म, माओ जेडोंग और डेन जिनपिंग। अगर हम बात करें मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओ जेडोंग जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ही प्रभावित थे, उस आइडियोलॉजी को बिलीव करते थे, और एक तरफ डेन जिनपिंग जो कि मार्केट इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा गुरुत्व देते थे। वो चाहते थे कि चाइना सोसाइटी को अभी मार्केट इकोनॉमी का ज़्यादा ज़रूरत है, सोसाइटी में खाली कम्युनिस्ट फिलोसॉफी रखने से नहीं होगा, हमें हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें मार्केट सोशलिज्म के ऊपर भी बात करना है, तभी जाकर हमारा देश आगे बढ़ सकता है। फ्रेंड, मैं आपको अभी हाईलाइटेड पॉइंट्स सबको आपको डिस्कशन करके देता हूं ताकि आपको ये जो पर्टिकुलर टॉपिक था उसको लिखने में आपको मदद आ पाए। पहला, जो 1982 कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारा रिफॉर्म और चेंजेस लाया गया था, क्योंकि 1982 में माओ मर गए थे, माओ का फिलोसॉफी को उतना ही महत्व और नहीं रहा। जहां पर डेन जिनपिंग का शुरुआत होता है, डेन जिनपिंग एक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर वो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। वो चाहते थे कि पावर जो होता था, वो जो सिंगल हैंडेड रहता था, उसको ख़त्म करना है, पावर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि हर एक व्यक्ति तक ये पावर पहुँच पाए, हर एक व्यक्ति अपने पावर का यूटिलाइज ठीक से कर पाए ताकि चाइना आगे और तरक्की कर पाए। जनरल 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में जो कल्चरल रिवोल्यूशन हुआ था उसको पर्टिकुलरली इसको क्रिटिसाइज बहुत किया गया है। वो सोचते थे कि कल्चरल रिवोल्यूशन के कारण उनके समाज में अस्थिरता देखने को मिला था। इसका और भी बहुत महत्व था, जैसे कि यहाँ पर न्यू पॉलिटिकल नॉर्म्स के बारे में बताया गया था, सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्टी पोस्ट के बारे में बताया गया था, और यहाँ पर जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में भी बताया गया था ताकि एक समाज का अच्छे तरह से निर्माण हो सके। यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा जगह यहाँ पर दिया गया था प्राइवेट सेक्टर में, ताकि उसमें भी उनका तरक्की हो सके। फ्रेंड, अभी हम बात करेंगे जो चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर था, प्रेम्बुल ऑफ 1982 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सब विशेषताएं थे उसके ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। पहले, चाइनीज़ प्रेम्बुल से हमें ये पता चलता है कि वो अपने कल्चरल एक्टिविटी, ट्रेडिशनल मीन्स एंड मेथड से ज़्यादा गाइडेड थे, वो अपने पास्ट अचीवमेंट को ज़्यादा गुरुत्व देते थे। फ्रेंड, चाइनीज़ प्रेम्बुल से हमें और एक चीज़ के बारे में पता चलता है कि वो नेचर ऑफ स्टेट को ज़्यादा महत्व दिया करते थे।
उनके अलावा वो अपने पास्ट अचीवमेंट को भी इम्पोर्टेंस देते थे। उनके प्रेम्बुल में हमें उनके सोसाइटी के ट्रांजैक्शन के बारे में भी पता चलता है। चाइनीज़ प्रेम्बुल में हमें ज़्यादातर इन तीन महान फिलोसोफर जो थे मार्क्सिज्म, लेनिज्म और माओइज्म के थॉट से गाइडेड होते हुए लोगों के भाव को हमें देखने को मिलता है। चाइनीज़ प्रेम्बुल में हमें सोशल लाइफ में जितने भी सारे हैम्पर करने वाले इंस्टीट्यूशन हैं उसको ओपोज करते हुए हमें चाइनीज़ प्रेम्बुल में देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने इंपेरियलिज्म, हेगोमोनिज्म, कॉलोनलिज्म को रिजेक्ट किए हैं। उनके प्रेम्बुल में हमें पंचशील नीति का भी वहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ हमें देखने को मिलता है, जो कि उनका नीति अगर कोई भी देश के साथ समझौता करना है व कोई भी रिलेशन करना है तो वो पंचशील नीति के आधार पर किया जाता था। चाइना के प्रेम्बुल से हमें और एक चीज़ के बारे में पता चलता है, उनके सोसाइटी के ट्रांजैक्शन के बारे में, जहां पर हमने देखा था कि डेमोक्रेटिव से कैसे वो सोशलिस्ट के तरफ स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे सोशलिस्ट को अपना एक मूल मंत्र मान लेते हैं, उसके बारे में भी हमें उनके प्रेम्बुल में हमें देखने को मिला था। चाइनीज़ प्रेम्बुल में वो और एक चीज़ के बारे में भी दर्शाए थे, जहाँ पर उन्होंने सोशल मॉडर्नाइजेशन के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पर समाज का कैसे विकसित हो पाए, समाज कैसे आगे डेवलप कर पाए, उसके बारे में भी उनके प्रेम्बुल में बताकर ये लिखे हैं कि इन द ईयर टू कम चाइना विल कॉन्सेंट्रेट इट एफर्ट ऑन सोशल मॉडर्नाइजेशन थ्रू हार्ड वर्क एंड सेल्फ रिलायंस। तो इनका ये मानना था कि सोसाइटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके ऊपर चाइनीज़ के नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और उनके सोसाइटी को कैसे एक बेहतर से बेहतर बना जाए, तो उसके ऊपर भी चाइनीज़ के लोगों को ज़्यादा गुरुत्व देना है और उसको कैसे आगे बढ़ाना है, उसको चाइनीज़ के लोगों के द्वारा ही ये सब काम कराया जाएगा। अगर फ्रेंड हम 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, वहाँ पर सोशलिज्म स्पिरिट को ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है, हर एक चीज़ को सोशल एस्पेक्ट में देखा गया है, साथ ही साथ वो अपना फर्दर डेवलपमेंट सोशलिस्ट सिस्टम के आधार पर करना चाहते थे। फ्रेंड, हमें उनका सोशलिस्ट स्पिरिट उनके आर्टिकल व धारा नंबर 1 जो आर्टिकल नंबर 1 में भी हमें देखने को मिला था, जहाँ पर वो लिखे हैं कि चाइना इज ए सोशलिस्ट स्टेट under people democratic dictatorship led by the working class and based on the alliance of worker and peasant. However, socialism is now being defined as market socialism. अगर हम फ्रेंड उनके सोशलिज्म को देखें तो वहाँ पर उन्होंने डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियन के बारे में बात किए हैं, जहाँ पर वो वर्किंग क्लास को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं कि समाज में अगर हमें इक्वालिटी बजाय रखना है तो हमें सोशलिज्म स्पिरिट को अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी हो पाएगा। However, socialism is now being defined as market socialism. अभी का जो वर्तमान का सोशलिज्म है वो मार्केट सोशलिज्म है, जो कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ज़्यादा भराई करता है, वो इकोनॉमिक आधार पर ही अपने सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है पंचशील एंड ओपोजिशन टू इंपेरियलिज्म। जैसे कि फ्रेंड हम जानते हैं कि पंचशील एग्रीमेंट एक बार चाइना और इंडिया के बीच में 1954 में हुआ था। उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे चाओ एन लाई के बीच में हुआ था। ये एग्रीमेंट 1 जून 1954 को दोनों देश के प्रमुखों के द्वारा साइन किया गया था, जिसका बेसिक प्रिंसिपल था म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। सेकेंड था नॉन एग्रेशन। थर्ड था नॉन इंटरफेरेंस टू ईच अदर इंटरनल अफेयर। फोर्थ था इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स। और फिफ्थ नंबर जो था वो था पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अगर हम हर एक चीज़ को डिटेल में देखें तो यहाँ पर एक देश के साथ कैसे एक अच्छा समझौता किया जाए उसके ऊपर ये पंचशील एग्रीमेंट आधारित था। चाइना शुरुआत से ही इंपेरियलिज्म, हेगोमोनिज्म और कॉलोनियलिज्म को ओपोज करता आ रहा है। वो सोचता है कि इन चीज़ों के कारण हमारा समाज नष्ट होता है। साथ ही साथ चाइना बिलीव करता है दूसरे देश के साथ यूनिटी और इंटीग्रिटी बजाय रखने में। वो हर एक देश को मोरल सपोर्ट देता है, इकोनॉमिक सपोर्ट देता है, ताकि वो देश भी डेवलप हो सकें। चाइना हमेशा से ही विश्व कल्याण में अपना योगदान देता आ रहा है। वो हर एक देश को इंडिपेंडेंट करने में भी मदद करता है। हर एक देश को अपना जो भी सपोर्ट हो पाए वो सपोर्ट देने का ट्राई करता है। वो चाहता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन का प्रोग्रेस हो। ये ही चाइना का एक बेसिक प्रिंसिपल रहा है। इसलिए वो हर वक्त इंडिविजुअल का अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचता रहता है, कैसे एक इंडिविजुअल ग्रोथ कर पाए। चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है रिटेन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम चाइना कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को ही रिटेन एंड एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था।
क्योंकि वो फुल एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था। 1982 के बाद चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में और कोई भी रिवीजन नहीं हुआ था, वो फुल एंड फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था। उसका ड्राफ्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन रिवीजन कमेटी के द्वारा किया गया था और उसको डिस्कस किए थे स्टैंडिंग कमेटी, जो कि उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और उसको पास नेशनल पीपुल कांग्रेस के द्वारा किया गया था 4 दिसंबर 1982 को विथ फुल मेजोरिटी। फ्रेंड, 1982 कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि अगर हम पहले के तुलना में देखें जो 1954 में बना था, 1975 में बना था और 1978 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसमें उतना डिटेल में चर्चा नहीं किया गया था जैसे कि इस संविधान में किया गया था 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर हम फ्रेंड बात करें 1954 कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर 106 आर्टिकल को महत्व दिया गया था। वैसे अगर हम बात करें 1975 में 30 आर्टिकल्स व 30 आर्टिकल्स को गुरुत्व दिया गया था। वैसे अगर हम बात करें 1978 में 60 आर्टिकल्स, उसके तुलना में अगर अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चाइना में लागू है 1982 कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल्स को जगह दिया गया था, जहां पर वो हर एक चीज़ को ब्रीफ मैनर में डिस्कस किए थे। फ्रेंड, हमें चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में 138 आर्टिकल्स देखने को मिलता था, मगर उसको 4 चैप्टर में फर्दर डिवाइड किया गया था। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर के बारे में, तो फर्स्ट चैप्टर में हमें 32 आर्टिकल्स देखने को मिलता था, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक, जहां पर जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताया गया था। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें ब्रीफ मैनर में बताया गया था, जो कि हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 32 तक। वैसे ही फ्रेंड, अगर हम बात करें सेकेंड चैप्टर के बारे में, तो सेकेंड चैप्टर में हमें कुल 23 आर्टिकल्स देखने को मिलता था, जो कि आर्टिकल नंबर 33 से शुरू होता था और आर्टिकल नंबर 55 पर ख़त्म होता था, जहां पर हमें राइट्स के बारे में, ड्यूटी के बारे में वहां पर बताया गया है। वैसे ही फ्रेंड, अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर के बारे में, हमें थर्ड चैप्टर में कुल 79 आर्टिकल्स देखने को मिलता है, जो कि शुरू होता है आर्टिकल नंबर 56 में और ख़त्म होता है आर्टिकल नंबर 135 में। अगर हम उसके मूल उद्देश्य के बारे में बात करें, तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन और पावर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बारे में वहाँ पर हमें बताया गया है। अगर हम फाइनल चैप्टर के बारे में बात करें, जो कि है उनका 4 चैप्टर, तो 4 चैप्टर में हमें 3 आर्टिकल्स देखने को मिलता है, जो शुरू होता है आर्टिकल नंबर 136 से और ख़त्म होता है आर्टिकल नंबर 138 में, जहां पर उनके नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और उनके जो कैपिटल है उसके बारे में वहां पर डिस्क्राइब किया गया है। चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है डिफ़िकल्ट मेथड ऑफ अमेंडमेंट। अगर हम चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो ये बहुत ही सख्त संविधान है, बहुत ही रिजिड है। इसको अमेंड स्पेशल मेथड के थ्रू ही किया जा सकता है। इसको अमेंड का पावर नेशनल पीपुल कांग्रेस, जो कि उनका पार्लियामेंट है, उसके थ्रू ही किया जा सकता है। उसको अमेंड करने के लिए 2/3 मेजोरिटी व 2/3 वोट का जरूरत पड़ता है। हाउएवर इन प्रैक्टिस इट वर्क एज ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इसको डिफ़िकल्ट क्यों कहा जाता है, उसका कारण यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो चाइना एक यूनिटरी स्टेट है और उसका लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एनपीसी, जो कि है नेशनल पीपुल कांग्रेस के पास ही है। सेकेंडली, वहाँ पर सिंगल पार्टी का डोमिनेशन, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा ही हर एक चीज़ को रूल एंड रेगुलेट किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर अमेंडमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। साथ हम इजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का शुरुआत एनपीसी से होता है, जो एनपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के थ्रू ही रूल एंड रेगुलेट किया जाता है। इस कारण यहाँ पर एनपीसी को एक कठपुतला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उनके जो संविधान में, वहाँ पर ओपोजिशन का कोई भी रोल ही नहीं है, वहाँ पर ओपोजिशन का कोई भी इतना जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इस कारण वहाँ पर एक ही पार्टी का डोमिनेशन हमें बार बार देखने को मिलता है। वहाँ पर डोमिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाय वन पार्टी वन लीडर टुगेदर मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ। यहाँ पर वो अपने संविधान को, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम प्रायोरिटी दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ जो चाइना में घटित होता है, वो संविधानिक के मूल मंत्र के मुताबिक ही हर एक चीज़ घटित होता है। वो चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या लोगों का कल्याण हो, हर एक चीज़ के बारे में अपने संविधान से वो आइडिया ड्रॉ आउट करते हैं। वो संविधानिक मुताबिक अपने देश को चलाते हैं। हर एक व्यक्ति वस्तु संविधान के भीतर ही इंक्लूड है, वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हो या प्रेसिडेंट। साथ ही साथ यहाँ पर वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर भी बता रहे हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड एनपीसी के द्वारा ही किया जाता है बाय 2/3 वोट्स। 2/3 वोट के जरिए हम संविधान में बदलाव ला सकते हैं बोलकर यहाँ पर चाइना के
कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में हमें देखने को मिला है। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर्स है सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, जो एक रियलिटी में ये सब इम्पॉसिबल है। कहने के लिए बोला जाता है कि सेपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, मगर हम एक्चुअली देखें तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का ज़्यादातर बोलबाला होता है। जो कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी होते हैं उनका बात को सुनते हैं सब लोग, और जो ऑर्डर और वो डिसीजन देते हैं उसी को ही पालन करते हैं सब लोग। मगर वहाँ पर लिखने को बोला गया है कि पार्टी और गवर्नमेंट के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता है। मगर हम अगर रियलिटी में देखें तो ज़्यादातर जो भी चीज़ होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा ही किया जाता है। चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है रिस्टोरेशन ऑफ रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। यहाँ पर रिस्टोरेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि चाइना में जो प्रेसिडेंट का जो पद था उसको एबोलिश कर दिया गया था, जो कि 1982 में फिर से पुनर्बार उसको रिस्टोर किया गया था। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है रिस्टोरेशन ऑफ द रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। फ्रेंड, रिपब्लिक का मतलब है जो कि देश का जो सर्वप्रमुख व्यक्ति जैसे कि राष्ट्रपति वो इलेक्टेड हैं। अगर हम चाइनीज संविधान को देखें तो वहाँ पर प्रेसिडेंट के पोस्ट को 1975 कॉन्स्टिट्यूशन में एबोलिश कर दिया गया था। द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट वेर कैरिड आउट बाय द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल पीपुल कांग्रेस। जो स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन हैं वो जो राष्ट्रपति का पद का जो भी ड्यूटी होता था वो सब ड्यूटी अभी स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन के द्वारा निर्वहन किया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड अभी हमने देखा कि 1975 में इस प्रकार का व्यवस्था हमें चाइना में देखने को मिला था, मगर जब 1982 कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है उसके बाद वहाँ पर बहुत सारे चीज़ में बदलाव आ जाता है, जैसे कि फिर से पुनर्बार प्रेसिडेंट पोस्ट को रिस्टोर किया जाता है। 1982 में जब रिस्टोर हो गया उसके बाद वहाँ पर एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि एक प्रेसिडेंट उम्मीदवार के लिए क्या क्या सब एलिजिबिलिटी होगा। पहला, वो 5 साल के लिए वो ऑफिस होल्ड करेगा, साथ ही साथ उसका उम्र 45 ईयर से एबव होना चाहिए और वो चाइना का नागरिक होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए भी वही सेम क्राइटेरिया चाहिए होता था। अभी हम फ्रेंड देखेंगे कि वो क्या क्या दायित्व निर्वहन करते थे। पहले तो वो अपॉइंट और रिमूव करते थे। किन किन को? प्रीमियर। प्रीमियर का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। चाइना में प्रीमियर बोला जाता है। प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, स्टेट काउंसिलर, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री एंड कमीशन, द ऑडिटर जनरल एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द स्टेट काउंसिल। ये सब लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करते थे और रिमूव भी करने का क्षमता राष्ट्रपति के पास ही होता था। अब हम चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में देखेंगे। उसका अगला फीचर है फेथ इन द सॉवरेनिटी ऑफ द पॉपुलर विल। ज़्यादातर यहाँ पर बोला गया है कि हम पीपुल को विल के और पीपुल के विश को बहुत ही प्रायोरिटी देते हैं। हमारे लिए पीपुल सर्वप्रथम आता है, इसीलिए हम ज़्यादा बार चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में पीपुल वर्ड पाते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ में पीपुल बोला जाता है, जैसे कि पीपुल सुप्रीम कोर्ट, पीपुल कांग्रेस, बहुत सारा चीज़। जो कि उनका आर्टिकल नंबर 2 में भी बोला गया है कि पावर इन द चाइना बिलोंग्स टू द पीपुल, जहाँ पर वो पीपुल के सोशल और इकोनॉमिक प्रायोरिटी को बहुत ही गुरुत्व भाव देते हैं। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट्स में ज़्यादातर वहाँ पर लोगों को अपना मौलिक अधिकार दिया गया है, जैसे राइट टू इक्वालिटी, पॉलिटिकल राइट, राइट टू वोट, राइट टू सीक इलेक्शन, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, एसेट्रा एसेट्रा। अगर हम चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो ये जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी उनके चैप्टर 2 में पूरा मूल भाव से दर्शाया गया है कि लोगों को क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए, वो क्या देश के प्रति ऑब्लिग्ड हैं, मीन्स ओबे क्या करना है, क्या उनको ड्यूटी फॉर्म करना, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ पर डिटेल में लिखा गया है। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है यूनिटरी स्टेट। अगर हम चाइना को देखें तो चाइना में बहुत से प्रकार के कल्चर के लोग रहते हैं, जहाँ पर वो एक यूनिटरी का प्रतीक बनकर रहते हैं। टोटल अगर हम बात करें बहुत सारे मल्टीनेशनल स्टेट वहाँ पर रहते हैं, मल्टी नेशनलिस्ट, कुल वहाँ पर 56 नेशनलिस्ट रहते हैं, मगर वो सब रूल एंड रेगुलेट होते हैं सेंटर के थ्रू। बट चाइना के जो प्रमुख होते हैं उन लोगों के ऊपर शासित करते हैं। अगर फ्रेंड हम आर्टिकल नंबर 31 देखें, जो कि चाइना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि प्रोवाइड दैट स्टेट कैन एस्टैब्लिश स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन व्हेन नेसेसरी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ डिफरेंट नेशनलिस्ट विद इन चाइना। ए नंबर ऑफ ऑटोनोमस रीजन एंड कंट्री हैव बीन एस्टैब्लिश। मोरओवर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी चाइना हैज ऑल्सो बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस, म्यूनसिपैलिटी, सब डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर वो डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण वहाँ पर स्थापित करते हुए हमें देखने को मिला है। अगर कोई भी नेशनल स्टेट को कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़े तो वो चाइना के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रूप में।
अब हम देखेंगे चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर के बारे में, जो है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अगर देखें तो 1988 कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकैमरल को दिया गया था प्रायोरिटी, और वहाँ पर बोला गया था कि हम एक सदन का निर्माण ऐसे करेंगे जहाँ से विभिन्न वर्ग से लोग आकर अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाएँ। जनरली हम देखें तो यूनिकैमरल ऑफ जो लेजिस्लेचर हैं उसमें 2980 मेंबर हैं, जो मेंबर डिसाइड करते हैं जितने भी इलेक्टेड बॉडी हैं, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ ऑडिटर जनरल। उस सब इलेक्शन में ये लोग मूल भाव से आकर पार्टिसिपेट करते हैं और उनके फेवर में वोट देकर उनको जिताते हैं, जो अगले स्टेज में जाकर जितना भी इम्प्लीमेंट काम होता है उनके द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे चाइना कॉन्स्टिट्यूशन के और एक फीचर के बारे में, जो कि है सॉर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम पार्शियली बोल सकते हैं कि चाइना में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलता है, मगर मूल रूप में देखें तो वहाँ पर ज़्यादातर काम स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा ही किया जाता है। अगर एनपीसी का काम देखें तो एनपीसी खाली इलेक्ट करता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, स्टेट काउंसिल, प्रीमियर, वाइस प्रेसिडेंट, ऑडिटर जनरल। इस चीज़ लोगों को क्या करता है, वो इलेक्ट करता है और उसका काम इतना ही रहता है। और अगर कोई चीज़ इनकेस उनको किसी के अगेंस्ट किसी लाना है, अमेंडमेंट करना है कि रिकॉल करना है, तो उस टाइम में भी वो कर सकते हैं कुछ। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन और एक इम्पोर्टेंट फीचर्स है जो कि है प्रोविजन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि जहाँ पर चाइना में लोकल बॉडी के द्वारा ज़्यादातर डायरेक्टली इलेक्शन होता है, जो कि वहाँ पर पीपुल खुलकर आकर वोट करते हैं, मगर जो इलेक्टेड होते हैं जो लोकल बॉडी में, वो जो मेंबर वो इनडायरेक्टली और दूसरे मेंबर को इलेक्ट करके एनपीसी को भेजते हैं। चाइना का प्रोविंसेस बहुत सारा म्यूनसिपालिटी, सिटी, यूनिट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीज़न में डिवाइड होकर बना है, जहाँ से लोग चुन कर जाते। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है जनरल स्कूल ऑफ गवर्नेंस, जो कि 1982 में हुआ था, जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में ये सब दर्शाया गया है। जैसे कि हम जानते हैं आर्टिकल नंबर 1 सोशल स्टेट के बारे में वहाँ पर बोला गया है। आर्टिकल नंबर 2 जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बारे में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 3 दैट 1988 कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या उसमें होगा, कैसे इलेक्शन होगा, उस टोटल प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जनरल प्रिंसिपल में इंक्लूडेड है। चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का और एक फीचर है प्रोविजन रिगार्डिंग इकोनॉमिक पॉलिसी, कि जहाँ पर जानते हैं कि हम डेंग जिनपिंग जो कि एक इकोनॉमिक पॉलिसी लाए थे कि हम चाइना को इस प्रकार का बनाएंगे जहाँ पर बहुत कॉम्बिनेशन होगा, सोशलिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, दोनों के साथ ही हम चाइना को आगे की तरफ ले चलेंगे। अभी हम फ्रेंड बात करेंगे चाइना कॉन्स्टिट्यूशन का लास्ट फीचर, चाइना एज ए मल्टीनेशनल स्टेट। मल्टीनेशनल स्टेट का मतलब है ये है कि चाइना में और बहुत सारे देशों के लोग भी रहते हैं, वो देश चाइना के साथ इनक्रॉप्टेड हैं। जैसे कि हम मंचूरिया, हांगकांग के बारे में जैसे जानते हैं, वैसे देश यहाँ पर चाइना के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनके राइट्स लिबर्टी के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे। अगर हम फ्रेंड चाइना के संविधान को देखें तो वहाँ पर पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना को सिंगल मल्टीनेशनल स्टेट के रूप में घोषित किया गया है, जहां पर 56 नेशनलिस्ट को मॉडर्न चाइनीज नेशन में इंटीग्रेट किया गया है। और उसका अब उदाहरण हमें आर्टिकल नंबर 4 में मिलता है, जहां पर नेशनलिस्ट के इक्वालिटी के बारे में मेंशन किया गया है। वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नेशनलिस्ट के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है व भेदभाव करता है तो उसको सरकार के द्वारा पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। The Constitution grant and protect the right of all nationalists to protect and develop their language and custom। तो यहाँ पर उनके संविधान में ये साफ साफ बता दिया गया है कि हर एक नेशनलिस्ट का राइट्स और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना ये सरकार का दायित्व है। साथ ही साथ सरकार उनके लैंग्वेज और कस्टम को भी ध्यान में रखते हुए ही आइन बनाएंगे और उनको प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन देना सरकार का मूल लक्ष्य होगा।